नमस्कार, मेरा नाम रवि गुप्ता है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ इलेट्स टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग एक मैगजीन निकालते हैं ई गवर्नेंस, और एक मैगजीन है हमारी ई हेल्थ, जिसमें फोकस है इनोवेशन इन हेल्थ, इनोवेशन इन गवर्नेंस पे। और आज उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री राकेश कुमार जायसवाल। ये आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ धौलपुर, राजस्थान। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और हमारे साथ मेरे कलीग कार्तिक शर्मा हैं, जो इस पैनल में हम दोनों जो है एक साथ रहेंगे। और आज राकेश कुमार जी के साथ हम लोग वार्ता करेंगे कोविड-19 की जो सिचुएशन है धौलपुर में, और किस प्रकार से सरकार ने और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या कदम उठाए कि जिससे ये कोविड-19 की जो सिचुएशन कंट्रोल में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू आने के लिए। और मेरा जो पहला प्रश्न आपसे है कि आपके जिले में क्या कैसी सिचुएशन है, कितने पेशेंट्स हैं, कितने लोग क्योर हो चुके हैं, और कैसी ओवरऑल रिकवरी की स्थिति, उसके बारे में बताएं। मैं पहले बताना चाहूंगा कि धौलपुर जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक ट्राई जंक्शन पे स्थित है। हम लोगों की जो बाउंड्रीज लगी हुई हैं वो मुरैना मध्य प्रदेश से, आगरा से लगी हुई है, और बगल में हमारा समीप का जो जिला है भरतपुर जो राजस्थान में है। ये अपने आप में बड़ी एक चैलेंजिंग पोजीशन है। शुरुआत में 29 मार्च को पहला हमारा केस आया, इसके बाद 22 दिन तक कोई केस नहीं आया, 24 अप्रैल तक, और 24 अप्रैल को हमारा दूसरा केस आया। मीनवाइल ये केस ठीक हो गया, तो हम लोग 0 कोरोना स्टेटस में थे और देश भर के 22 जिलों में थे जहाँ की किसी प्रकार का कोई कोरोना केस नहीं था। परंतु हमें इस बात का एहसास था कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं आगरा और बयाना भरतपुर, उसमें हॉटस्पॉट की स्थिति बनी हुई थी। और आज की तारीख में आगरा में करीब 500 केसेज हो गए, भरतपुर में करीब 150 के आसपास केसेज हो गए, मुरैना भी 14 केसेज हुए। अतः हमने इसके लिए प्रारंभ से ही बड़ी एडवांस प्लानिंग की। शुरुआत में जो नेशनल हाईवे पे, चूंकि हमारा नेशनल हाईवे है तो इसमें कॉमर्शियल गुड्स का परिवहन अनुमत था। धौलपुर का जो सांस्कृतिक और भौगोलिक जो परिवेश है, हमारे यहाँ जो राजाखेड़ा, बसई नवाब, बसेड़ी, ये जो हमारी तहसील हेडक्वार्टर्स है, उनमें एक खेत दूसरे खेत से मिलता है। एक खेत आगरा में, दूसरा खेत राजस्थान में। तो इसकी वजह से हमने व्यापक प्रबंधन अग्रिम रूप से किया। 2042 हमने स्क्रीनिंग दल बनाया है, और स्क्रीनिंग दल इस रूप में बनाया कि हम 3 दिन में पूरे जिले की कॉम्बिंग करके देख सकें कि कोई हमारे यहाँ ऐसा केस तो नहीं है जो हाई रिस्क कैटेगरी का हो, या जिसमें रोग के प्रारंभिक लक्षण हो, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह जो प्रारंभिक लक्षण है, सांस लेने में तकलीफ हो, कोई गर्भवती महिला हो, या एज प्रोफाइल के हिसाब से 65 से ऊपर और 10 साल से नीचे बच्चों में किसी प्रकार की दिक्कत हो, या कोई सुपर स्प्रेडर्स हैं जो अपने सब्जी बेचने वाले दूसरे जो लोग हैं। तो इन सब चीजों का हमने व्यापक ध्यान रखा। रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया ताकि आकस्मिक आपदा की स्थिति में हम वहाँ डिप्लॉय कर सकें। हम लोगों का जब 0 कोरोना स्टेटस चल रहा था, उस दौरान भी हमने अपनी तैयारियों को कम नहीं किया। हमें इस बात का एहसास था कि ये वैश्विक महामारी है, और सूनर और लेटर जो पड़ोस के जो जिलों में जो स्थितियां बनी हुई थी और जो भी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में थी, ये हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। इस बात का हम लोगों को एहसास कराते रहे। हम लोगों ने इस दौरान काफी क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन फैसिलिटीज को क्रिएट किया। क्वारंटीन सेंटर हमने करीब 43 क्रिएट किए और करीब 3500 लोगों की इसमें रखने की कैपेसिटी की। इसी प्रकार से आइसोलेशन सेंटर्स बनाए। लेकिन हमने ये महसूस किया कि ये जितनी भी सफलता है इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस प्रकार से जो भीड़ उमड़ रही है उसको नियंत्रित कर पाए। सबसे पहले हमने देखा कि बैंकों में बहुत बड़ी भीड़ थी, अस्पताल के काउंटर्स में बहुत बड़ी भीड़ थी, सब्जी मंडी में बहुत बड़ी भीड़ थी, और मार्केट में भीड़ थी। तो इस भीड़ को रेगुलेट करने का हमने पूरा एक व्यापक प्रबंधन किया। मार्केट को हमने रेगुलेट किया, मार्केट की टाइमिंग को हमने इस प्रकार से रेगुलेट किया कि लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी तहसील हेडक्वार्टर्स थे, वहाँ की स्थितियां ये थी कि बहुत छोटे छोटे सकड़े गलियों में दुकानें थी। तो वहाँ हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड का एक सिस्टम लागू किया कि एक दिन राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, एक दिन अल्टरनेट जो है लेफ्ट की खुलेंगी। लेकिन जब मैं बसेड़ी तहसील के मुख्यालय पे गया तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ एक साइड में 90% दुकान है, दूसरे साइड में 10% दुकानें हैं,
तो ऐसी स्थिति में हमने वहाँ इवन आउट का फार्मूला लागू किया, उन दुकानों को लिस्ट आउट किया, जो दुकानें इवन नंबर पे थी उनको एक दिन खोला, ऑड पे दूसरी दिन खोला। इसी तरह से दूसरी बड़ी चुनौती थी हमारे सामने सब्जी मंडियों की। सब्जी मंडियों पे ये देखा गया कि बड़ी बेतहाशा भीड़ थी। सब्जी मंडियों को हमने फिर एक हमारा एक स्टेडियम था, स्टेडियम में उसको ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने से हमको ये लाभ हुआ कि जो हमारे लिए भीड़ की स्थितियां बनी थी उसमें काफी हमको राहत मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के प्रावधान और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को इन्वोक करती है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया कि मंडियों को कम से कम आबादी एरिया से 2 किलोमीटर ट्रांसफर किया जाए, और इसका अच्छा परिणाम आया। इसी तरह बैंकों में भी भीड़ की बहुत समस्या थी। 1 और 2 अप्रैल को छुट्टी थी, मैं 3 या 4 अप्रैल को जब बाजार में निकला तो मैंने देखा कि हजारों की तादाद में लोग खड़े थे। एक ब्रांच के आगे 1-1 हजार आदमी था, और जनधन के अकाउंट में जो पैसा लोगों के खाते में आया था उसने बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश की। मैंने तत्काल रूप से बैंकों को बंद कराने के आदेश दिए, एडवाइजरी जारी की, लेकिन हमें इस बात का भी एहसास था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो अर्बन पुअर हैं और कच्ची बस्ती के लोग हैं, उनके लिए पैसे का बड़ा महत्व है और ये पैसा उनके लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। उसके लिए मैंने डोर टू डोर पेंशन योजना शुरू की। तो डोर टू डोर पेंशन वितरण की योजना में करीब 475 टीमें बनाई हमने। हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट के जो पोस्टल डिपार्टमेंट की जो बैंकिंग ब्रांच है उसके करीब बीपीएम्स को लगाया, विलेज पोस्ट मास्टर्स को। उसके अलावा हमारे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट थे सीएससी के और बैंक्स के। तो इन 475 लोगों के माध्यम से बाकायदा उनके साथ 2-2 वॉलंटियर्स लगाए, एक बूथ लेवल अफसर को लगाया, 5-5 लोगों की टीम बनाई और उसके माध्यम से वितरण कराया। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज की तारीख में इन लोगों के माध्यम से हमने काफी जो है पेमेंट किया है। करीब 2.35 लाख को 47 करोड़ का पेमेंट किया जा चुका है, जो कि नेशनल लेवल पे काफी रिकॉग्नाइज हुआ, और इस एफर्ट को पूरे स्टेट में और दूसरे आसपास के निकटवर्ती स्टेट में भी इसको इमिटेट किया गया। बल्कि बैंक वाले और जो दूसरे लोग मिलते हैं कई बार मजाक भी करते हैं कि साहब आपने हमारे सर्वर्स को एक क्लटर कर दिया, क्योंकि आपको देखते हुए अन्य लोगों में भी इसको इमिटेट किया गया। तो मैं ये बताना चाहूंगा, इसके अलावा हमने ये महसूस किया कि अस्पतालों के काउंटर्स पे बड़ी भीड़ हो रही है। हमने इनोवेशन किया। इनोवेशन ये किया कि मैंने टेम्परेरी ओपीडी खोली और कैचमेंट एरिया में खोला। जो कच्ची बस्तियां थी वहां पे मैंने 21 ओपीडी खोली, धौलपुर में 11 खोली, बाड़ी में 4 खोली, राजाखेड़ा की तहसील में 3, सरोदरा में 2, बसेड़ी में 1। तो डिफरेंट जो मेरे तहसील क्वार्टर्स पे उन पे मैंने टेम्परेरी ओपीडीज की, और उनका लोकेशनल एस्पेक्ट इस प्रकार से निर्धारित किया कि जो कैचमेंट एरिया है, कच्ची बस्ती एरिया है, तो जहाँ पे लोग हैं वहां पे कर दें, ताकि मेरे ओपीडीज जो है उन पर भीड़ कम हो जाए। वहां पे मैंने पर्चियों को फ्री कर दिया गया, किसी प्रकार का पंजीयन शुल्क दे नहीं था, दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। इसके वांछित परिणाम आए, और ओपीडी पे मेरा कम से कम 50% का भार कम हुआ, क्योंकि स्केयर जब डेवलप हुआ, लोगों के मन और दिल में ये धारणा विकसित कर गई कि अगर सर्दी जुकाम होगा तो चलो इलाज कराने अस्पताल चलते हैं। तो उनका जब इलाज वहां हो पाया तो लोग आना बंद कर गए। अब हमने करीब 16 मोबाइल ओपीडी शुरू किए। इनिशियल स्टेज पे हमारा फोकस भीड़ खत्म करने पर था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वी हैड द रियलाइजेशन कि वी हैव टू एक्सटेंड आवर रीच, and we started deploying mobile OPDs so that we could reach out to the places, the villages where most 80% were there and there was a certain kind of apprehension. तो मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि मोबाइल ओपीडी के माध्यम से हम लोग काफी सफल हैं। हम लोगों ने मिशन लाइफ सेविंग एक स्टार्ट किया है सरकार के निर्देशों में, और मिशन लाइफ सेविंग में जो हमारा फोकस है कि किस प्रकार से हम जो हाई रिस्क कैटेगरी के जो लोग हैं, हाई रिस्क कैटेगरी का मेरा अभिप्राय है कि जो लोग किसी तरह के ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, और इसी तरह के जो डायबिटीज है, इस तरह के असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जो कि बहुत वल्नरेबल है और जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, उनको फोकस किया। 10 साल से कम और 65 साल से उनके जो लोग हैं उनको फोकस किया, वृद्ध लोगों को जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर फोकस किया। इसके अलावा जो ILI जो हमारे के लक्षण थे, सर्दी जुकाम खांसी और अस्थमा वगैरह, उनके लक्षणों में किया। और इसके अलावा इस बात पर भी फोकस किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है या जिनकी लोकेशन हिस्ट्री है और ट्रेवल हिस्ट्री है। क्योंकि मेरे पास एक समस्या थी कि नेशनल हाईवे पे फ्री मूवमेंट था, लोग चोरी छिपे भी आने की शिकायतें थी। अगर हम नाकों पर रोक रहे थे, चेक पोस्ट पे, लेकिन अगर ट्रकों में छिप के आ जाए तो उसको रोकने का मैकेनिज्म नहीं था। इसके अलावा आगरा और इसके जो मैंने आपको बताया कि आगरा और मुरैना और साइड में हमारी बॉर्डर्स इतनी पोरस हैं, खुली हुई है कि वहां पर मूवमेंट संभव नहीं था। तो ट्रेवल हिस्ट्री के लोगों को हमने पकड़ा। गांव में करीब 75 हमने निगरानी दल लगाए
और शुरुआती दौर में जब ये स्टार्ट हुआ था और आईसी एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो गांव-गांव में इस बात का हमने स्प्रेड किया कि आप अपना बचाव के लिए खुद ना करें, अगर दूसरा असुरक्षित है तो वो भी आपको इन्फेक्शन आपको दे सकता है। आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कई जो केसेस हमारे जो पॉजिटिव आए हैं, करीब 15 केसेस में ये स्थिति निकली है कि आदमी रात को 12 बजे धौलपुर में ट्रक से उतरा है और सुबह 6 बजे वो अस्पताल पहुंच गया है, क्योंकि उसके घर वालों ने उसको घर में नहीं घुसने दिया, घर के चबूतरे पर बाहर बिठा दिया, उसकी नाराजगी को झेला। अब जब वो पॉजिटिव आए तो कम से कम उससे चेन नहीं बनी, क्योंकि कोविड-19 की जो लड़ाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी प्रकार की चेन का निर्माण नहीं हो। तो वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग द चेन एट ओनली प्लेस इन बसई दबाब इन सैफू तहसील। वहां पे ये हुआ है कि एक परिवार का जो आगरा रहता था यहाँ आया, तो उस परिवार में उसके पति पत्नी, दोनों बेटियां और भाई का बच्चा, वो 5 लोग संक्रमित हुए। हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव सैम्पलिंग स्ट्रेटजी वहां के लिए बनाई है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ किस तरह से डिफरेंट पॉकेट्स में रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ करें। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टेक्ट हिस्ट्री उनको करें, जो हाई रिस्क है उनको हम करें। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से चित्तौड़ में निबाहिड़ा में अचानक एक आउटब्रेक हुआ जहाँ बिल्कुल सब चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव जो होना चाहिए तो उसमें थोड़ा सा और एहतियात की आवश्यकता थी, उसकी वजह से उसको देखते हुए हमने अपने प्रयासों में वृद्धि की है। And we are trying to ensure that it does not get converted into a hotspot, and we are trying to go in for a comprehensive sampling strategy. तो एक तो comprehensive sampling strategy का हमने प्रयास किया है। दूसरा हम लोगों ने ये भी किया है कि अब जो गांव में लोग माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनको भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात एक तो ये मैंने बताई कि लोगों की जागरूकता, जिसकी वजह से लोग आते ही हमारे यहाँ अस्पताल में दिखाने के लिए आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जितने लोग ये आए हैं, इसमें एक 2 साल की लड़की आई है और एक 9 साल की लड़की आई है, रिसेंटली कल परसों केसेस है। अदर देन दैट एज प्रोफाइल बहुत फेवरेबल है, लेस देन 45 ईयर्स है, उनका एसिम्प्टोमेटिक है, किसी प्रकार के लक्षण पॉजिटिव पाए जाने की उपरांत भी नहीं है। तीसरा है हाई रिस्क कैटेगरी से संबंधित नहीं है और इनका इलाज हमें उम्मीद करते हैं कि ओवर ए पीरियड टाइम इनका इलाज संभव हो पाएगा और ये ठीक भी हो जाएंगे। इनकी रिकवरी रेट और इनके डिस्चार्ज होने की जो संभावना है बहुत ज्यादा है। सर मैं चाहूंगा कि मेरे जो कलीग हैं कार्तिक, ये सवाल आगे का पूछें। कार्तिक प्लीज। नमस्ते जायसवाल साहब। नमस्कार। अभी हमने आज ही मुझे ये खबर जानने को मिली है सर कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दौरान कोविड क्राइसिस जो चल रहा है इसमें फेक न्यूज़ बहुत फैल रही है और अलग अलग समस्याएं इसके कारण आ रही हैं, और आपने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है कि आपने सोशल मीडिया पर जो लोग मतलब अनऑफिशियल तरीके से न्यूज़ प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह से न्यूज़ चैनल जैसा चला रहे हैं, उनको बंद करने के लिए शायद आपने जो हजार मैंने पढ़ा है आपने बैन लगाने का आदेश दिया है। उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि एक बहुत ही पूरे देश में एक बहुत ही न्यूज़ है, एक बड़ी न्यूज़ है। कई दिनों से हम लोग एक समस्या का सामना कर रहे थे। We were fighting against epidemics, but we were fighting more against the infodemics. Yes. एपिडेमिक्स एक महामारी है जो एक वायरस से फैलती है और जिसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटीज हमारे पास थी, लेकिन कुछ लोगों ने व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया। इस प्रक्रिया के दौरान अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लग गए और छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेटली उसको ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया। नतीजा ये हुआ कि लोगों में एक उत्तेजना फैली। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग डेली आई गिव ए बुलेटिन एवरी डे इन द मॉर्निंग सो दैट पीपल हैव ए डायरेक्ट एक्सेस टू मी, दे गेट ए डायरेक्ट फीडबैक। तो ये देखा गया कि लोगों, एक तरफ तो हमारे कोरोना के जो योद्धा थे, हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर, चिकित्सा कर्मी, आशा सेवनी, एएनएम्स अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना योद्धाओं के रूप में लड़ रहे थे, और दूसरे लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे, उसका न्यूज चैनल के रूप में चला रहे थे और कई प्रकार का वो इसको कर रहे थे। तो उसको देखते हुए हमने सोशल मीडिया के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ट्विटर, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनको कि न्यूज चैनल के रूप में चलाया जा रहा था, उस पर हमने एक बैन लगाया और ये कहा कि भाई यदि ये आप काम करेंगे तो जर्नलिस्ट, इट अमाउंट्स टू जर्नलिस्टिक एक्टिविटी। आप पत्रकारिता के रूप में इसका संचालन कर रहे हैं, बाकायदा एंकरिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उसको आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपना व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं,
सोशल मीडिया के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनका उपयोग है कि कोई चीज आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पत्रकारिता के रूप में, चैनल के रूप में नहीं उसका संचालन नहीं कर सकते। तो उसको देखते हुए हमने महसूस किया कि आपके पास ना तो किसी प्रकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कोई ऑथराइजेशन है, मैंडेट है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई परमिट है, ना ही हमारा जो स्टेट का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, उसका भी कोई ऑथराइजेशन नहीं है, और आपके पास कोई कोड ऑफ कंडक्ट के आप दायरे में नहीं आते इन वजहों से, और देयर इज नो मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसी सूरत में कोरोना संक्रमण के इस काल में हमने एक निर्णय लिया, लीगल प्रोविजंस को स्टडी किया, निर्णय किया, और राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर ये पहला जिला है जिसने भ्रामक, मिसलीडिंग, इनएक्यूरेट और फेक न्यूज की प्रकाशन को की संभावना खत्म करने के लिए, जिसका कि कोरोना योद्धाओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, हमने एक निर्णय पारित किया। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट पिटीशन संख्या 468/2020 व 469/2020 में जो 31/3/2020 का एक निर्णय है, आलोक श्रीवास्तव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसके के निर्णय को मैंने कोट किया। आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्टर हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट था वो कोट किया है कि वी आर नॉट जस्ट फाइटिंग एन एपिडेमिक, वी आर फाइटिंग एन इंफोडेमिक। फेक न्यूज स्प्रेड्स फास्टर एंड मोर इजीली देन दिस वायरस एंड इज जस्ट एज डेंजरस। कि जो महामारी है वो महामारी से ज्यादा खतरनाक ये इंफोडेमिक है। वायरस को नियंत्रित करना आसान है, लेकिन फेक न्यूज, इनएक्यूरेट न्यूज, मिसलीडिंग, गैर सत्यापित तथ्यों के आधार पर प्रकाशित न्यूज, इनके आधार पर जो प्रकाशन हो रहा था, और ये प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा था, जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक न्यूज चैनल के रूप में करने लगे थे, उससे समाज में उत्तेजना फैलने का खतरा था, पैनिक का खतरा था, उनकी मेंटल हेल्थ का खतरा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इस बात को माना कि ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो मिसयूज समाज में उत्तेजना फैला सकता है और इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, इससे लोगों के मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। बॉम्बे की घटना है जिसमें कि कुछ समाचारों का प्रकाशन सोशल मीडिया पे हुआ, लोगों ने इसमें विश्वास किया, स्थितियां इतनी खराब हुई कि उसमें कुछ लोगों की जान तक चली गई। तो इस स्थिति को देखते हुए सेक्शन 54 जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, उसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना तथ्यों का सत्यापन किए गैर सत्यापित गलत सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं, तो आम जनता में पैनिक फैल सकता है, तथा इस अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधान उल्लेखित होंगे। मैं सेक्शन 54 के प्रावधान को कोट करना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला निर्णय है, जबकि के परिणाम स्वरूप समाज में लोगों के बीच घबराहट फैलती है। ऐसी झूठी चेतावनी फैलाने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन के बिना सोशल मीडिया का इस्तेमाल पत्रकारिता के चैनल के रूप में हो रहा है, जो कि किसी भी आधार पर स्वीकार्य नहीं है, उत्तेजना फैल सकती है, इसमें परिणाम विपरीत हो सकते हैं। इन समस्त स्थितियों को देखते हुए हमने एक बैन लागू किया और ये कहा गया कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि, इनका प्रयोग न्यूज चैनल के संचालन के रूप में नहीं किया जा सकता है, ना ये प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, ना अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि 2 बातें हमने इसमें और लिखी कि या तो कोई चीज इंटेंशनली की जाए या अनइंटेंशनली की जाए। मेरा ये भी मानना है और कानून का भी इसमें बैकअप है और ऑथराइजेशन है कि यदि कोई बात ऐसी कही जाती है जो गैर इरादतन भी है और अनइंटेंशनल है और उससे कोई उत्तेजना फैलने की संभावना भी है, तो ऐसी सूरत में भी सोशल मीडिया को इस दायरे में लाना पड़ेगा, ताकि जिले में सुख शांति बनी रहे और हम लोग इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम रहे। आज मुझे बताते हुए खुशी है, कुछ लोगों ने जो फेसबुक वगैरह पे जो कमेंट्स किए, इस बात को कहा हमको लड़ाई कोरोना के विरुद्ध लड़नी है, हमको लड़ाई प्रशासन के विरुद्ध नहीं लड़नी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसका डिस्प्रोपोर्शनेटली
आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप किया जाए और हमारे जो कोरोना योद्धाओं का मनोबल प्रभावित किया जाए केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, तो उस स्थिति को हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज ये जो हमने आदेश जारी किया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 505(1), डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 1 व 2 के तहत दंडनीय है। इसका बड़ा अच्छा परिणाम आया है। आज देश भर से टेलीफोन और दूसरे मैसेज आए हैं कि क्या आदेश पारित किया गया, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ई गवर्नेंस का ये चैनल है उसके माध्यम से ये बात जाएगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे पास क्वेरीज आई हैं और हम लोगों ने इस ऑर्डर की कॉपी आगे भी सर्कुलेट की है। मैंने अपने फेसबुक पेज, जो ऑफिशियल पेज है मेरा, उस पर भी मैंने इसमें डाला है, तो इसका अच्छा असर आएगा। जी सर। सर ये जैसे ऐसे चैनल्स लोग बना के बैठे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म आप डेवलप कर रहे हैं कि इनको कैसे ढूंढेंगे और इनको किस प्रकार से कोई नोटिस वगैरह दिया जाएगा या क्या कार्रवाई? इसके अंदर तो बाकायदा प्रावधान है, 188 में गिरफ्तारी का प्रावधान है जी। अगर वो कोई ऐसा कृत्य करते हैं जिससे कि इन निर्देशों का अवहेलना होती है जी, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक बहुत ही असाधारण एक्ट है जिसमें कि महामारी को रोकने के लिए सभी प्रकार की शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर के हाथों में दी गई हैं ताकि वो इंसिडेंट कमांडर की हैसियत से उस स्थिति को नियंत्रित कर सके। तो अगर मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा घटनाक्रम होता है तो हम लोग उसको इन अकॉर्डेंस विद द लीगल प्रोविजंस को डील विद करेंगे। जी सर। सर ये एक और राष्ट्र स्तर की समस्या है माइग्रेंट लेबरर्स की। जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उससे उनका विचरण जो पूरे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो धौलपुर में आप इस समस्या को कैसे सॉल्व करने के लिए देखते हैं? धौलपुर में करीब 19,390 लोग हैं जो तीन भागों में, जिनको कि धौलपुर में लौटना था। केरल जैसे राज्य में भी 1,000 से ऊपर धौलपुर के निवासी हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना सभी भागों में लोग हैं। अभी तक 1230 अभी लोग लौट चुके हैं। सरकार ने लेकिन आज ये निर्णय लिया है कि बॉर्डर को सील कर दिया है और इस बात का एहसास हो रहा है कि यदि लेबर अभी लौटती है तो दिवाली तक ये अपने घर नहीं लौटेंगे, अपने काम धंधे पे नहीं लौटेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात है कि एक इन्फेक्शन का भी एक संक्रमण का खतरा बना रहेगा। तो इन सब देखते हुए सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय लिए गए हैं। हमने व्यापक स्तर पर प्रबंधन किया है। वी हैव ड्रॉन ए एलैबोरेट कंटिजेंसी प्लान। शुरुआती दौर में जब हम लोग जीरो कोरोना स्टेटस में चल रहे थे तो हम लोग बहुत सारी तैयारियां प्रबंधन किया। हमें इस बात का एहसास था कि सूनर और लेटर वी हैव टू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, वी हैव टू फेस दिस रियलिटी, इट इज नॉट समथिंग वी कैन विश अवे। तो हम लोग ग्राम स्तरीय निगरानी दलों का गठन किया। 171 पंचायतें हमारी पुरानी थी, उसमें कुछ पंचायतें नहीं बनी है, करीब 200 के आसपास हमारी ग्राम पंचायतें हैं और 851 गाँव हैं। तो हमने ग्राम स्तरीय निगरानी दलों का गठन किया और एक एक दल में वहाँ के टीचर्स, आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम्स, उनके जो एजुकेशन के ऑफिसर्स, इन सबको हमने लगाया और कोरोना वॉलंटियर ग्रुप्स का गठन किया, जिसमें गांव में स्वैच्छिक रूप से जिन लोगों ने कहा कि हम काम करना चाहते हैं उनको लिया। इस वजह से आज हम इस स्थिति में हैं कि जो माइग्रेंट लेबर आ रही है उनको आते ही गांव में सबसे पहले तो इस डेस्टिनेशन प्लेस पे उनको स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन करके बाद ये देखेंगे कि किसी प्रकार के रोग के लक्षणों से पीड़ित तो नहीं है। आज की तारीख में करीब 1230 लोग जो है धौलपुर की सीमाओं में आ चुके हैं। ज्यादातर लोग गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी से लौटे हैं। बेसिकली ये लोग पत्थर और दूसरे के घिसाई और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो उनके माध्यम से ग्राम स्तरीय निगरानी दल और ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप समितियां हमारी 175 हैं और कोरोना वॉलंटियर्स ग्रुप के रूप में 9,500 लोगों को लगाया है। तो वी हैव डिप्लॉयड ह्यूज मैन पावर टू डील विद एनी कंटिजेंसी एंड वी आर सक्सेसफुली हैंडलिंग ऑल दिस। सब उसके बाद जो सबसे बड़ा व्यापक प्रबंधन ये किया गया है, यदि ये पाया जाता है कि किसी प्रकार के रोग के लक्षण हैं तो उनको होम क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। तो होम क्वारंटीन में हम लोगों ने, सरकार ने आज एक वीसी हमारी ली थी, माननीय हमारे मुख्य सचिव महोदय ने और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम साहब ने भी ये डायरेक्शन दिए कि भाई होम क्वारंटीन लोगों को किया जाए। होम क्वारंटीन के लिए लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि संक्रमण का रोग है, सतह को छूने से ही रोग हो जाता है, अतः होम क्वारंटीन में रहें, इस दौरान रोग नहीं लें। उसके लिए हमने यूनिक प्रोविजंस किए हैं, उनसे हम लोग एफिडेविट ले रहे हैं। हम 14 दिन की अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं लेंगे, कमरे में कैद रहेंगे ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इसके अलावा उनके पड़ोसियों से भी इस बात का शपथ ले रहे हैं कि हम
इस दौरान ये सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग अपने घरों में रहें। और इसके बाद एक जियो फेंसिंग का सिस्टम अपना रहे हैं। अभी तक जिन लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है उनके पास उनमें एक राज कोविड इन्फो ऐप उनमें डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि उनके मूवमेंट को हम देख सकें। अगर वो 300 मीटर की सीमा से बाहर निकलेंगे तो हम लोग टेक्नोलॉजी के सारे इस बात को जान पाएंगे कि उन्होंने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है। देन उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे, विच कैन गो टू एक्सटेंट ऑफ अरेस्टिंग दोज पीपल। तो उन सब के माध्यम से चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी रोल जो है सामाजिक चेतना और जागरूकता का। मैं बहुत सारे गाँवों गया, लोगों को समझाइश की कि ये सारा काम केवल प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से नहीं हो सकता है। इस काम को करने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है, लोगों की भावना और चेतना की आवश्यकता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ आए और आने के 6 से 7 घंटे में उनको मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाके उनका इलाज हुआ। 21 में से कम 16 लोग ऐसे हैं जिनको कि आने के कुछ घंटों के उपरांत ही मेडिकल फैसिलिटी में लेकर क्वारंटीन किया गया, उनका सैंपलिंग किया गया, जिसकी वजह से धौलपुर सुरक्षित रहा। हमारे यहाँ जो केसेज आए ज्यादातर वो ट्रैवल हिस्ट्री के केस हैं, जिसमें कि आगरा, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर से लोग आए और यहाँ किए और संक्रमण की लेकिन चेन नहीं फैला सके। बसई नवाब का जो केस है कि परिवार के 5 लोग उसमें प्रभावित हुए, लेकिन वो सब लोग आगरा से संक्रमित होके आए और इसकी वजह से इसमें सारा प्रयास हमारा चल रहा है कि इन चीजों को देखें। हम लोगों ने इन स्थितियों को देख के अलावा वेलफेयर मीजर्स भी लिए, क्योंकि महामारी तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बात का है। नीति आयोग के चेयरमैन अमिताभ कांत जी ने भी इंटरव्यू दिया, इसमें इस बात को कहा कि हमको केवल लड़ाई कोरोना से नहीं लड़नी है, हमको लड़ाई बेरोजगारी से लड़नी है, हमको लड़ाई भूखमरी से भी लड़नी है। बिल्कुल। हम इस बात से अवेयर हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनके पास आय और रोजगार के साधन समाप्त हो गए, उन लोगों को यदि सहारा नहीं दिया गया तो वो बहुत बड़ी स्थिति खराब कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं। पहला काम ये किया गया कि मेरे जिले की 81% आबादी एनएफएसए के दायरे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में, उन लोगों को हम सरकार का जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसके तहत अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। दाल भी उपलब्ध कराई गई है, चीनी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनएफएसए के दायरे में नहीं है, जरूरतमंद हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उन लोगों को हमने राशन किट जन सहयोग से उपलब्ध कराई है। सरकार के द्वारा जो हमारे को एसडीआरएफ के तहत जो फंड दिया गया उससे उपलब्ध कराई है और फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए। तो काफी कुछ हमने चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की महसूस की गई कि उनको किस प्रकार से रोजगार दिया जाए। तो रोजगार के लिए हमने नरेगा योजना में एक बहुत बड़ा प्लान हमने अग्रिम रूप से शुरू किया। आज की तारीख में करीब 30,000 लेबर लगी हुई है और इसको हम 50,000 लेबर के आसपास ले जाएंगे। तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी लिक्विडिटी जाएगी और इसमें मूल रूप से वो काम हम करा रहे हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की कंप्लायंस, क्योंकि अब जीवन शैली में बदलाव, कार्यशैली में बदलाव और हर जीवन के मूल्यों में बदलाव, मापदंडों में बदलाव सब एक जरूरी हो गया। हम लोग बाकायदा उन साइट्स पे हम गए हैं, वो देख रहे हैं कि नरेगा कार्य के संपादन में किसी प्रकार के सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन नहीं हो। तो ज्यादातर जो काम हमने लिए हैं, सड़कों के किनारे दोनों तरफ 6-6 फीट की पटरी बना रहे हैं ताकि लंबी लीड में 5-5, 6-6 किलोमीटर लोग वहाँ काम कर सके। और उसमें इस बात को भी देख रहे हैं कि लोग एक साथ, उनकी हाजिरी भी अलग अलग ली जाए। उनके भोजन का प्रबंध ये हो कि एक साथ झुंड बना के एक साथ खाना नहीं खाएं। पानी पीने की व्यवस्था भी इस प्रकार से हो कि घर से एक बोतल लेके आए। तो उनकी अटेंडेंस, उनका भोजन की व्यवस्था, उनके हर चीज पर हम लोग हैं। और फेस मास्क हम लोगों ने यहाँ करीब 5 लाख फेस मास्क हम लोगों ने बनवाए, जिसमें नरेगा के श्रमिक उन लोगों को वितरित कराना है। तो नरेगा में 50,000 लेबर का डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी मदद करेगा। कभी भी जिले में 25-26 हजार से ज्यादा का लेबर का डिप्लॉयमेंट नहीं रहा है, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव बीन एबल टू एग्जीक्यूट वर्क्स। और इसमें जल संरक्षण के कामों को प्राथमिकता दी गई है, पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदारियों को दी गई है, फॉरेस्ट में भी वृक्षारोपण और दूसरे जो काम है उनमें भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन उन सब कामों की डिजाइनिंग इस तरह से की जा रही है कि हमारे इन मापदंडों की पूर्ति होती हो। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन में मैंने आज, चूंकि ये लॉकडाउन का काम शुरू हुआ कोरोना का, तो उस पर काफी थोड़ा सा अंकुश लगा। लेकिन लॉकडाउन शुरू के बाद जो सरकार के निर्देश प्राप्त हुए, उसके बाद हमने स्वच्छ भारत मिशन के जो मेरे काम थे उनको भी काफी बल दिया है। करीब 26,000 मेरे स्वच्छ भारत मिशन के टॉयलेट्स बनने थे, उसमें से 17,000 कंप्लीट हो गए और करीब 16 करोड़ रुपए का पेमेंट ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएगा, जिसमें से करीब
7 करोड़ रुपए का पेमेंट जा चुका है। रिमेनिंग हम आगे 10-15 दिन में जैसे जैसे हमारा इसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा होगा, जियो टैगिंग पूरी होगी, हम लोग करने में सफल रहेंगे। तो कुल मिला के हमारा जोर ये है कि नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ग्रामीण योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कैसे चीजों को हम रेगुलेशन में लाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी जनरेट करें और लोगों को रोजगार और आय के साधन प्रदान करें। बिल्कुल सर, कुछ सवाल भी यहाँ पे ऑडियंस पूछ रही है, तो मैं कुछ सवाल यहाँ पे आपसे से लेना चाहूंगा। जैसे अर्पित गुप्ता यहाँ पूछ रहे हैं कि धौलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 17 पहुंच गया है। फल सब्जी विक्रेताओं, मेडिकल दुकानदारों व दूध वालों की स्क्रीनिंग तथा ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर सीमावर्ती क्षेत्रों से आए व्यक्तियों की सैंपलिंग के लिए जिले में क्या प्रावधान किए गए हैं? मैं बताना चाहूंगा कि मोबाइल ओपीडीज हमने लगाई हैं, जो बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट बनाए हैं वहां भी स्क्रीनिंग का काम करा रहे हैं। सबसे बड़ा जोर इस बात का है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको डेस्टिनेशन प्लेस पे उनके पहुंचने पर उनका स्क्रीनिंग का काम कराया जा रहा है और उनके बकायदा सैंपलिंग का काम कराया जा रहा है। करीब 1230 लोग अभी पिछले 7-8 दिन में आए हैं। इन सभी लोगों को हमने रैंडम बेसिस पे सैंपलिंग इनकी कराई है। और एक बात और भी की है कि जो लोग गुजरात और महाराष्ट्र के अति संक्रमित क्षेत्रों से आ रहे हैं जी, उनकी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। ओके। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। और बताना चाहूंगा कि जो 17 की संख्या थी इसमें कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन इन सभी लोगों को हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर पाए और इनको देख पाए। सेकेंडली हमने एक रैंडम सैंपलिंग का काम भी किया है। हम ये भी महसूस करते हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ केसेस आए हमारा सारा ध्यान वहीं फोकस हो जाए, तो उसको देखते हुए हमने ये भी देखा है कि हम डिफरेंट कैटेगरी वाइज और जियोग्राफिकल पॉकेट्स में अलग अलग सैंपलिंग का काम करें। सैंपलिंग का साइज भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। करीब 1833 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1635 सैंपल हमारे नेगेटिव निकले हैं और कुछ की अभी रिपोर्ट से केवल 21 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें एक आदमी ठीक हो गया है, 4 आदमी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिमेनिंग जो लोग हैं वो भी ठीक हो पाएंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि इनका एज प्रोफाइल, इनका डिजीज प्रोफाइल ठीक है, रिकवरी की चांसेस इनके अच्छे। सर, कई लोग ये एक दो सवाल यहाँ पे आए हैं कि कालाबाजारी को रोकने के लिए इस दौर में आपने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि कई कालाबाजारी के मामले भी सामने आते रहते हैं। कालाबाजारी के मामले में हम लोगों को काफी सफलता मिली है और हमारा जो डीएसओ का डिपार्टमेंट, उसके माध्यम से हमने चीजों को रेगुलेट किया। हम लोगों ने डिकॉय कस्टमर्स भी भेजे, लोगों से जानकारी के आधार पर उनको भी किया। शुरुआती दौर में आटे की बहुत बड़ी किल्लत हमारे यहाँ आई, बाकायदा हमने उन आटे की फॉर्म्स को आबादी किया, उनके स्टॉक टेकिंग कराई, तो काफी चीजों को रेगुलेट करने में मदद मिली है। और गेहूं की फसल आने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि चक्कियां बहुत हैं तो आटे की कोई समस्या नहीं है। एनएफएसए में भी कम से कम 20-25 क्विंटल जो है अनाज पिछले उसमें गया है, तो इन सब की वजह से हमारे यहाँ उसकी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हाँ, गुटखा, तंबाकू, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो बैंड प्रोडक्ट्स थे जिनकी सेल हुई, उसके बारे में डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट मिली, इसमें कीमतों का कुछ हुआ, तो उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हैदराबाद से सुधीर पूछ रहे हैं कि हाउ आर दी कोविड-19 पैंडेमिक इज बीइंग हैंडल्ड इन रूरल पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? आपके रूरल एरियाज में आपने कैसे हैंडल किया है? We have drawn very elaborate plans for handling the cases in the rural area. I have just said that we have got around 230 cases who have gone to rural hinterland. We have constituted teams and we have constituted village level teams. Right from the beginning, we had the realization that unless and until we deploy teams who are stationed in those villages only, will not be able to be successful. So we have deployed personnel who are basically doing their office job there only. And secondly, we have tried to associate or volunteers belonging to those areas, because unless and until we are able to develop community participation, we would not be successful. Governed by this relation, we have associated around 9,500 volunteers in the entire process. Out of the 9,500, at least 7,000 are from the rural areas. Secondly, we went in for IEC drive. Okay. Deployed around 75 teams, and in the initial stages, when people had lesser knowledge about the whole affair, these teams have worked wonders. They have been successful in conveying that we have to go in for social distancing, and it is the only mechanism by which they can save their lives. There is no remedy unless until we are able to develop some vaccines. We will not be able to get away from this reality. We have to live with this virus. So we have quite succeeded. Then the public representatives, the sarpanchas and panches, they are also playing their good role. They are sensitizing people.
in rural areas, people have come forward. They have not allowed their near relatives to enter their houses. They have said, just go, you please wait outside. After the night, we'll take you to the hospital. I'll have you a screen sample, and then in most of the cases, we have been able to successfully identify the person, and that has been possible due to cooperation of the local population. सर सर प्रवीण पचौरी जी सवाल कर रहे हैं कि सर विल यू प्लीज टेक सैंपल ऑफ बैंकर्स आल्सो एज वी आर आल्सो वर्किंग इन क्राउड and it might be possible to get infected. We have, I tell you that we have identified categories: high footfall, high contact, and high risk. We, in the initial stages, when I stopped this overcrowding at banks, then the bankers were the one who were really happiest persons, because they were facing extreme problems. They were handling thousands of persons. अब उनको ये बात सही है कि बैंकर्स भी हमारे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, हमारे जो नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हम सब लोग हैं, तो उन सब की हम लोग सैंपलिंग में जा रहे हैं, करा रहे हैं। ये बात तो सही है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है कि जो लोग पॉजिटिव केस आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उस सैंपलिंग के साइज को हमने बहुत बढ़ाया है और करीब 1800 सैंपलिंग ली जा चुके हैं और पर डे हमारा सैंपलिंग का जो साइज है 50 से 60 का सैंपलिंग है, तो बैंकर्स का भी हम लोग कराएंगे। सर उत्तराखंड से केसी मिश्रा पूछ रहे हैं कि हाउ इक्विप्ड आर दी फ्रंट लाइन वॉरियर्स, देयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन? We have, I will tell him that we have got adequate resources. We have got sufficient VTM, sufficient number of PPE kits, sufficient number of sanitizers and everything. Secondly, because when they were operating, there was some apprehension they could get infected. So we have taken adequate care. We have provided them with PPE kits and we have provided them with all disinfectants. So we are trying to manage it through them. सर एक सवाल है, सारांश अग्रवाल पूछ रहे हैं कि सर मार्केट खुलना और सब्जी मंडी खुलने का डेली अपडेट कहाँ से लिया जा सकता है? कई लोगों को मतलब इस तरीके हम लोग इसका जारी कर रहे हैं। आज मैंने कुछ इसमें टाइमिंग्स में वृद्धि की है और वो लोग निरंतर तौर पे सूचनाएं हम दे रहे हैं, तो उसमें हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन मेरी जनता से ये भी अपील और आह्वान है कि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, लॉकडाउन खुला है लेकिन इसका मतलब है कि हमको लॉकडाउन खुलने के उपरांत अधिक जिम्मेवारी से काम करना है। कुछ स्थानों पे देखा गया कि लॉकडाउन खुलने का, जैसे लॉकडाउन 3.0 जब खुला तो मार्केट में ऐसी भीड़ लगा, कोई मेला आ गया। ऐसी सूरत में मुझे और एसपी दोनों को वहां बाजार में उतरना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। 2-3 दिनों में करीब 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, फेस मास्क और दूसरे मुद्दों पर बड़ी हमने चिंता व्यक्त की। तो हमको अगर कोई लिबर्टी और फ्रीडम मिलनी है, हमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी पालना करना पड़ेगा। सर कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जो बूथ लेवल रेगुलर स्क्रीनिंग का कोई मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है क्या कि बूथ लेवल पे स्क्रीनिंग हो? स्क्रीनिंग का हमारा जो सिस्टम है, मैं बताना चाहूंगा कि हमने लोगों ने स्क्रीनिंग का एक बड़ा बृहद तौर पे काम किया है और करीब 2042 टीमें गठित की हैं, करीब 10.47 लाख लोगों को हमने स्क्रीन किया। स्क्रीनिंग का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काम किया है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब हम लोगों ने ये देखा कि सारा गेम प्लान इस बात पर निर्भर करेगा किस तरह से हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन कर लें ताकि वो इस कोरोना की चेन को आगे नहीं बढ़ाएं, तो उसके लिए स्क्रीनिंग किया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये आ रही है कि जो पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं उसमें एसिम्प्टोमेटिक है, किसी प्रकार के लक्षण नहीं है। लेकिन जहां भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री का केस है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का केस है, उनको हम कर रहे हैं। फिर कुछ हमारे हाई रिस्क कैटेगरी, हाई कॉन्टैक्ट, हाई फुटबॉल, इन सब को भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से संसाधन इतने नहीं है कि हम पर डे कोई 500-700 लोगों की स्क्रीनिंग कर सकें। We are constrained by the availability of resources and we are trying to make the strategic use of resources to maximize and optimize the gains. सर डॉक्टर संतोष कुमार हैं, गाजियाबाद से हैं, लेकिन वो रहने वाले धौलपुर के हैं। वो लिख रहे हैं कि सर हम आपके प्लान्स के बारे में पढ़ते रहते हैं, योर प्लान्स एंड एग्जीक्यूशंस आर रियली ग्रेट सर, बट व्हाट आर दी कैन यू सी एनी टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप्ड इन जोधपुर, इन धौलपुर? पहले तो डॉक्टर साहब को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, उनके सुझावों से जिला लाभान्वित होगा। टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने का जहां तक सवाल है तो भरतपुर में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है और राजस्थान के करीब 22-23 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हुई है। सरकार का स्तर का निर्णय है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूंगा कि आज मैंने CMHO के साथ एक बैठक ली थी
हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, ठीक है मेरे जिले में भी 21 केसेस आए हैं, बट नोबडी नोस इट कैन हैव एन आउटब्रेक लाइक निम्बा अड्डा, जहाँ की 3-4 दिन में केसेस जो 0 स्टेटस पर चल रहा था वो एकदम 110 के आसपास आ गया। तो आज मैंने ये व्यवस्था की है कि जितने मेरी 7 CSCs हैं उन सभी CSCs पर कोविड-19 के पेशेंट्स को इलाज करने का मैंने निर्णय लिया है। लेकिन निर्णय ये भी लिया है कि CSC के जो बिल्डिंग्स है उसमें हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस बात को भी एहसास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सारा फोकस और सारा ऑब्सेशन इतना कोविड-19 से हो जाए कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनकी अवहेलना हो जाए या उनका ध्यान उन पर कम हो जाए। तो हम लोगों ने इसको डिसेंट्रलाइज मोड पर हम डेवलप कर रहे हैं। तो CSCs को हम कर रहे हैं, डाउन द लाइन इस बात को भी हम देख रहे हैं कि सूनर और लेटर अगर कोई ग्रेविटी बढ़ती है तो PSCs पे होगा। तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे कि जो एसिम्प्टोमेटिक जो मेरे रोगी हैं और जो माइल्ड जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग वहाँ रखेंगे, और मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेरे जो SDH जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बॉडी है वहाँ पर हम रेफरल हॉस्पिटल के रूप में करेंगे। तो काफी स्ट्रेटेजिक प्लान ड्रॉ किए हैं, और हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही ये मेडिकल के कंटीजेंसी प्लान ड्रॉ किया था, जिसमें हमने ये व्यवस्था की है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, वाईपैप मशीन्स हैं, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी हमने की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हुए हैं उसमें 99% पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर नहीं गए हैं और ठीक हुए हैं। तो हम लोग CSCs और दूसरी व्यवस्थाएं करके इसको सफल रहेंगे। सर ये पूछ रहे हैं विनोद शर्मा दैट इज इट पॉसिबल टू सेट मेडिकल टीम्स टू स्क्रीन द माइग्रेंट्स एट ग्राम पंचायत लेवल? वी आर ऑलरेडी डूइंग इट सर। ओके, मैंने 2042 टीमों का जो गठन किया है तो पल्स पोलियो के पैटर्न पे, प्रोग्राम के पैटर्न पे किया है। उन लोगों के लिए बकायदा टीम्स बनी हुई हैं। कंट्रोल रूम से जब सूचना आती है कि ये बस वहां से रवाना हुई है, द एंटायर सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड। उनको पता है कि भाई उनको धौलपुर इतने बजे आना है, तो उनके लिए रोडवेज की बसों की व्यवस्था होनी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होनी है, उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी है। उनको फिर तहसील हेडक्वार्टर पर ले जाके उनको रूट वाइज उनके गाँव तक ले जाना है। तो सब चीजों का हम कर रहे हैं, और बाकायदा इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि बाकायदा उनके स्वास्थ्य पर निगरानी भी रखी जाए। टीम केवल एक बार स्क्रीन ही ना करे, उनको जाके देखे भी, और उनका भी रैंडम सैंपलिंग का भी कर रहे हैं। जो लोग हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं इस पर भी हमारा फोकस है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हम चीजों को देखें। सर एक सवाल ये है कि जो डोर टू डोर पेंशन सुविधा आपने शुरू करी है उसको प्राप्त करने का क्या मैकेनिज्म रह सकता है? कैसे आम नागरिक उसको प्राप्त कर सकते हैं? डोर टू डोर का मैकेनिज्म है कि हम डोर पे जा रहे हैं। We are going to door the concerned beneficiary and saying yes, here we are and you can avail of the facilities। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह गया तो मैंने लोगों को देखा कि गांव में घर घर जाके वो वितरण करते, या क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक गली में आप बैठ गए और वहां उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बाकायदा सर्कल बना के उनको बिठा देते हैं कि भाई अपना वो ले लें। इसका बड़ा फायदा ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों को लिक्विडिटी कमी है, क्योंकि ये बात आप भी महसूस करेंगे। मैं एक गाँव में गया, जो बैंकर था उसने पूछा कि भाई कितना पैसा निकालोगे? उसने कहा भी 45। कितना है कि 4500। उसने कहा कि 4400 रुपए वापस दे दीजिए। I inquired out of curiosity from that gentleman कि why do you need so much? बैंक में भी पैसा सेफ है। Then he said आय और रोजगार दोनों खत्म हुआ, 2 बच्चे काम करते थे, मुझे ये मिलता था, अब कुछ नहीं है, तो मुझे अब अपने खर्चों को बीट आउट करने के लिए जरूरत है। तो ये जो हमारा इनोवेशन हुआ उससे हमको बहुत लाभ हुआ। बैंकों पे भीड़ खत्म हो गई, आम जनता को उनके घरों पे सहूलियत मिल गई। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब कोई रश नहीं है। लोगों को ये पता है कि सूनर और लेटर वी विल बी गेटिंग आवर पेमेंट्स। नहीं तो शुरुआती दौर में हर आदमी जानता था कि ऐसा नहीं हो कि पेमेंट ना मिले तो हर आदमी भीड़ लगाने के मूड में था। तो उसमें काफी हमें सर तारिक खान हैं, धौलपुर से ही हैं, वो कह रहे हैं कि ई मित्र और पोस्ट ऑफिसेस कई जगहों पे बंद हैं। तो ई मित्र के लिए हमने कल आदेश जारी कर दिया है। ई मित्र के लिए हमने कल अर्बन एरिया के ई मित्रों को खोलने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। आज हम प्रेस नोट भी हम लोग जारी कर देंगे, हमारे ACP साहब बैठे हुए हैं। तो ऑल द ई मित्र सेंटर्स हैव बीन ओपनड अप। हाँ, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी जो ई गवर्नेंस की लोगों को है वो है। तो इस तरीके से हम ये भी आपसे पूछना चाहेंगे सर, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है कि जैसे कि हम देख रहे हैं जान और जहान दोनों को हमें इसमें बचा के रखना है। तो अब क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक है और परिस्थितियां देखते हुए धौलपुर की, आपको क्या लगता है कि 17 मई के बाद क्या स्थिति रहने वाली है और कैसे आप लोगों के रोजगार को भी आगे ले जाना, उद्यमियों को भी आगे ले जाना? और साथ मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रीज को खोलने का हम लोगों ने मजबूत प्रयास किया है।
जी। और जितने इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ बाकायदा बैठकों का आयोजन किया, उनको समझा इसकी कि इन उद्योगों को खोलें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत 2-3 आ रही है कि पहली बात तो ये कि हमारी जो टेक्निकल मैन पावर है वो आगरा और दूसरे एरियाज में जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, एक तो उनके लाने ले जाने की समस्या है, दूसरा है उनका जो प्रोडक्शन हो रखा है उसकी खपत वाली समस्या है। मैं अगर प्रोड्यूस करूंगा तो उसका मार्केट होना चाहिए। इन दोनों कारणों से चीज प्रभावित हो रही है। तीसरा लेबर का माइग्रेशन हो गया है, तो लेबर कुछ आना चाहती है, कुछ नहीं आना चाहती है। और ये आप स्वीकार करेंगे कि बहुत सारी चीजें उसमें चेन है, टेक्निकल भी होना चाहिए, दूसरी मैन पावर ही होना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ जो ईंट भट्टे थे, जो मेरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, आटे की जो मिल्स थी, ऑयल मिल्स थी और पैकेजिंग मटेरियल के थे, मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी थी, वो सब मेरी स्टार्ट हो गई है। बाकी सीएससी कुछ फाउंडेशन वगैरह और उसके थे, उनमें स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है। और उन लोगों से हमने बात की, सुविधाएं दी और ये भी कहा कि लेबर के को लाने की भी अगर सुविधा होगी हम प्रदान करेंगे, तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। सर एक बात आप पहले बता भी चुके हैं शायद, लेकिन कई सवाल यहाँ पे आ रहे हैं कि कैसे हेल्थ फैसिलिटीज को टेकन अप किया जाए। तो ये जो आपका ई गवर्नेंस आपने किया है कि घर बैठे हेल्थ फैसिलिटीज लेना, उसके बारे में एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धौलपुर जिले में जब मैं आया तो एक चीज मैंने एहसास की कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें शुरुआत में मॉर्निंग में अगर 9 बजे से खुलना है तो 8 बजे से भीड़ का एक आलम था, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। पीक आवर रश का कंसेप्ट है कि अगर मेरे पास आदमी लगे हुए हैं तो उन आदमियों के माध्यम से मैं, चूंकि ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं सबको एक साथ में कर दूं, तो उसको देखते हुए उस भीड़ को खत्म करने के लिए हमने इनोवेट किया। हमने जो इनका IHMS प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया ई मित्र से। और अब ये व्यवस्था कर दी है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल नहीं आए, वो अपने घर बैठे पर्ची ले सकता है। ये बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि मैं आए दिन अस्पतालों के बारे में पढ़ता हूं कि ओपीडी की पर्चियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अस्पतालों में हजारों आदमियों की भीड़ सुबह लगती है, 3-3 घंटा आदमी लाइन में खड़ा रहता है। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नए नॉर्म्स हैं, जबकि अभी बात स्पष्ट हो गई है, यदि जीना है तो वायरस के साथ जिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की पालना करें। तो इस कंटेक्स्ट में धौलपुर ने जो मॉडल इनोवेट किया वो बहुत बड़ा उपयुक्ता वाला सिद्ध होगा। राजस्थान सरकार ने इस को बाकायदा धौलपुर मॉडल का नाम देते हुए राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और जो हमारे अस्पताल के प्रबंधकों को चिट्ठी लिखी है कि भाई इस मॉडल को आप फॉलो करें। मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है। उसमें केवल ये किया गया कि जो अस्पतालों में जो पर्चियां जारी होती है, जो IHMS का जो उनका सिस्टम था उसको ई मित्र के सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे 7 दिन पहले पर्ची ले सकता है। मैं कहता हूँ 7 दिन की टाइम लिमिट तो एक सरकार की दी हुई है कि आज मैं जो पर्ची बनवाऊंगा वो 7 दिन तक इस्तेमाल हो सकती है, विच कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। यानी इस इनोवेशन के बाद ये व्यवस्था हो गई कि आपको अस्पताल में पर्ची लेने के लिए खड़े होने की और जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के नजदीकतम किसी भी ई मित्र काउंटर से पर्ची करा सकते हैं, कभी भी अपनी सुविधा के टाइम करा सकते हैं और दिखाने के लिए जा सकते हैं। इसके बहुत बड़े फायदे हुए। एक तो अस्पतालों में जो बहुत बड़ा जो फ्रंट का स्पेस यूज अप हो जाता था, उसकी एम्बियंस और एस्थेटिक्स खत्म होती थी, एक तो उस स्थान का प्रयोग संभव हो चुका। सेकेंडली, अस्पताल भी अब धीरे धीरे संक्रमण के स्रोत के रूप में चिन्हित हो। और इस वायरस के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, आपको वायरस के साथ जीना है। तो अल्टीमेटली सूनर लेटर हम इस बात को करना पड़ेगा कि अस्पताल में इस सिस्टम को खत्म ही कर दिया जाए। पर्ची आप घर से लेके आइए, ऑनलाइन करा लीजिए अथवा आप ई मित्र केंद्र के माध्यम से कराइए। लेकिन हमने जब पर्ची का सिस्टम जारी किया, एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। चैलेंज ये हुई कि चूंकि ये सारा मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सिस्टम लागू हुआ है, तो उसमें एक मैंडेट ये है कि जो भी डॉक्टर पर्ची जारी करेगा उसमें 2 कॉपी में होगी और बीच में उसके कार्बन पेपर लगा होगा। जो भी हमारा सिस्टम, एक्सिस्टिंग सिस्टम था, डिजिटल जो प्रिंटर्स थे, वो इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं थे और ये काम उस सिस्टम पे नहीं हो सकता। तो हमने ना केवल इसको ई मित्र और IHMS पोर्टल को इंटीग्रेट किया, बल्कि हमने ये भी किया कि डॉट मैट्रिक्स के जो प्रिंटर थे उन पर इसकी प्रिंटिंग कराने के लिए उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया। ये जो प्रावधान किया गया है बीच में 2 कार्बन लगा के देने का, उसका मूल मकसद सरकार का ये है कि जो भी आदमी इलाज कराएगा तो वो एक पर्ची तो खुद रखे और दूसरी पर्ची उसकी जो ड्रग वेयर हाउस और ड्रग डिपो सेंटर है उसमें जमा हो जाए, ताकि जेनरिक दवाई और दूसरी दवाई का जो चक्कर वो नहीं रहे। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने कुछ इनोवेशंस किए। नतीजा ये है कि आज धौलपुर में हमारे
अस्पताल में भीड़ खत्म हो गई, उसका एस्थेटिक्स इंप्रूव हो गया। सेकेंडली कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कम हुआ। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ये कम हुआ कि आज हमने उन जो मित्र केंद्र वालों को 5 रुपए पर उसका कमीशन दिया, तो हमारा जो ओवरऑल खर्चा जो हो रहा था कॉस्ट ऑफ कलेक्शन वो डाउन हुआ है। तो इन सब चीजों से अस्पताल को लाभ हुआ, उपभोक्ता का लाभ हुआ, सारे सिस्टम को लाभ हुआ। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, वेयर एवरीबॉडी इज गेन एंड बेनिफिटेड। मैं इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि धौलपुर का ये जो ओपीडी पर्ची रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, मॉडल की कितना सिंपल है कि उसको जगह अगर अपनाया जाएगा तो हमारे लिए भी प्रसन्नता का विषय होगा। बिल्कुल सर, हमारे ई हेल्थ पोर्टल में लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं स्टेक होल्डर्स, हम उनके साथ जरूर इसको शेयर करेंगे। और सर अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका क्या संदेश है खासतौर पे धौलपुर की जनता के लिए? आगे के कई दिन कठिन है सर, इतने आसान नहीं है और आपकी मेहनत दिन कठिन है, लॉकडाउन में शिथिलताएं सरकार दे रही है। 3 चीजें हैं, वायरस के अगेंस्ट जीवन को बचाना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लाना है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, उनको हमको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली ऐसी स्थिति ना बन जाए कि कोरोना से तो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ डेथ हो और भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से 100x की स्थिति बन जाए। तो इसको स्थिति को अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उसमें करें, लेकिन अल्टीमेटली हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की पालना करनी पड़ेगी। कभी कभी ये देखा गया कि हमारे प्रयासों के बावजूद लोग निकल आते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा फेस मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोने की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, सम्मानजनक दूरी रखें और मूल रूप से जीवन शैली में बदलाव लाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन विकसित होने तक हमको इस संक्रमण के साथ रहना और जीना पड़ेगा। ना केवल वो खुद करें और लोगों को भी प्रेरित करें। अगर ये करने में सक्षम रहे तो निश्चित रूप से हम कल भी देखेंगे, दूसरे लोगों का दूसरा सुनहरा भविष्य भी देखेंगे। और इसमें आशावादी रहने की बनी जरूरत है। नकारात्मक सोच बाधक होगा, आशावादी रहें, सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच से ही हम युद्ध में विजयी हो पाएंगे। मैं इस अवसर पर हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के हीरोज, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, हमारे राजस्व विभाग, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हीरोज, जिन्होंने दिन रात करके अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा रहे हैं, वो उनका सम्मान करें, उनके साथ सहयोग करें। सोशल मीडिया के पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया, ये भी उसी दिशा में एक कदम है। इसके माध्यम से किसी प्रकार की उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले इस पूरी जंग और इस लड़ाई को लड़ें और इस पूरे जीवन को सुरक्षित बनाएं। सर, आपके सैपऊ पंचायत समिति से किसी ने लिखा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में के साथ साथ आपके साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की मानसिकता को कोरोना के प्रति प्रतिस्पर्धी बनाने में प्रयासरत हैं। बहुत सुंदर बात कही गई है। अंत में सर, हाँ, यस, लोगों में इस बात का एहसास है और एक सामाजिक चेतना जागरूकता विकसित हो रही है। अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम सब चीजों को बंद कर दें। बोलना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंसिंग के साथ। अंत में सर, जो हम इलेट्स टेक्नोमीडिया हम जो प्रयास कर रहे हैं सर, देश दुनिया में लोगों को इस संकट की घड़ी में जोड़ने से, जैसे आज आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप, जो अच्छे वो और लोगों तक पहुंचे, और उसी प्रकार जो हम ये कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपके क्या विचार हैं और आपके कोई सुझाव हो तो हमें बताएं। आपने साक्षात्कार के माध्यम से हमारी बात को आगे बढ़ाया और ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि और लोग भी जो डिफरेंट फील्ड पे जो इनोवेशंस करते हैं उनको भी आप आगे लाएंगे, तो उसमें हमें भी देखने को, समझने को, सीखने को अवसर मिलेगा। आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद सर, आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं लोगों से ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम भी इसको आगे और प्रमोट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि किस मुस्तैदी से धौलपुर कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।